तो चलिए अब देखते हैं प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन प्रदान करता है पर्सन्स को फ्रॉम अरेस्ट एंड डिटेंशन। डिटेंशन दो टाइप के होते हैं, प्यूनिटिव एंड प्रिवेंटिव। प्यूनिटिव डिटेंशन मतलब हुआ कि हम एक पर्सन को पनिश कर रहे हैं तब जब वो ऑफेंस कर चुका है, उसके बाद उसका ट्रायल होता है और फिर इसका कन्विक्शन होता है इन द कोर्ट और उसके बाद उसे पनिशमेंट मिलता है। ये हुआ प्यूनिटिव डिटेंशन। दूसरा है प्रिवेंटिव डिटेंशन। इसमें क्या होता है कि हम एक पर्सन को नज़रबंद करते हैं, हिरासत में ले लेते हैं बिना किसी ट्रायल या कन्विक्शन बाय द कोर्ट। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम उसके पहले के जो ऑफेंस किए हुए हैं उसकी सज़ा हम उसे दे रहे हैं। दैट इज़ नॉट प्रिवेंटिव डिटेंशन। इसका मतलब ये होता है कि हम उसे भविष्य में कोई ऑफेंस कमिट करने से रोक रहे हैं और उसे हम प्रिवेंट कर रहे हैं फ्रॉम कमिटिंग एन ऑफेंस इन द नियर फ्यूचर। तो ये जो बेस्ट है ये प्रिकॉशनरी मेजर है और ये सिर्फ शक के आधार पर बेस्ड होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। आर्टिकल 22 के दो पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट जो है वो डील करता है ऑर्डिनरी लॉ से, सारे केसेस जो ऑर्डिनरी लॉ के अंतर्गत रजिस्टर्ड हैं उससे डील करता है फर्स्ट पार्ट। और सेकेंड पार्ट जो है वो हमारा डील करता है प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ से रिलेटेड सारे केसेस को। अब देखते हैं कि फर्स्ट पार्ट जो है आर्टिकल 22 का, उसके द्वारा हमें क्या क्या राइट्स मिलते हैं एक पर्सन को यदि उसका अरेस्ट या डिटेंशन एक ऑर्डिनरी लॉ के अंतर्गत हुआ है। पहला अधिकार उसे मिलता है कि उसको राइट है कि उसको इन्फॉर्मेशन मिले या उसको इन्फॉर्म किया जाए कि आप किस ग्राउंड पे आपका अरेस्ट किया गया है, आपका अरेस्ट हुआ है। दूसरा है कि आपको अधिकार है कि आप एक लीगल प्रैक्टिशनर को रख सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं और उसके द्वारा आप डिफेंड किए जा सकते हैं। तीसरा राइट जो है कि आपको 24 घंटे के अंदर किसी मजिस्ट्रेट के सामने आपको प्रोड्यूस कर दिया जाना है और इसमें जो जर्नी टाइम है वो एक्सक्लूडेड रहता है। ठीक है। और चौथा जो राइट आपको मिलता है वो है कि 24 घंटे के बाद आपको रिलीज़ कर दिया जाएगा यदि मजिस्ट्रेट आगे की कार्रवाई आगे के डिटेंशन के ऑर्डर्स नहीं देते हैं तो आपको जो है रिलीज़ कर दिया जाएगा। अब क्या है कि ये जो सेफगार्ड्स हैं ये हमारे इनेमी एलियंस को अवेलेबल नहीं हैं। ठीक है, यदि कोई आतंकवादी पकड़ा जाए तो उसको ये सब चीज़ें नहीं मिलेंगी। और यदि आपका अरेस्ट या डिटेंशन प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंतर्गत हुआ है तो भी आपको ये सारे राइट्स नहीं मिलेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यदि आपका अरेस्ट या डिटेंशन फर्स्ट पार्ट ऑफ आर्टिकल 22 के अंतर्गत आता है तो ये कवर नहीं करेगा यदि आपका अरेस्ट कोर्ट ऑर्डर्स के कारण हुआ है या फिर आपका सिविल अरेस्ट हुआ हो या फिर आपका अरेस्ट जो है इनकम टैक्स नहीं भरने के कारण हुआ हो या फिर एक फॉरेनर का या एलियन का यदि डिपोर्टेशन का केस हो टू इट्स कंट्री तो उसमें भी ये कवर नहीं करेगा। ये सारे राइट्स नहीं मिलेंगे। तो ये राइट्स किस तब कहाँ अप्लाई होंगे? ये अप्लाई होंगे ऑन ओनली ऑन द एन एक्ट ऑफ क्रिमिनल नेचर। क्रिमिनल नेचर के यदि कोई केस है तो उस पर ये अप्लाई होगा या ऑलमोस्ट इन क्रिमिनल नेचर केसेस क्वाजी क्रिमिनल केसेस उस पर ये होगा या फिर यदि कोई ऐसी एक्टिविटी हो रही है जो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए प्रिजुडिशियल है, हानिकारक है, तो वहाँ पर ये अप्लाई होगा। अब सेकेंड पार्ट ऑफ द आर्टिकल 22 जो है वो हमारा जो है प्रोटेक्शन देता है लोगों को जिसका अरेस्ट और डिटेंशन हुआ है प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंतर्गत। तो ये प्रोटेक्शन बोथ सिटीजन्स एज वेल एज एलियंस को ये प्राप्त है। तो क्या क्या चीज़ में है देख लेते हैं। डिटेंशन जो होगा पर्सन का वो 3 महीने से ज़्यादा का नहीं हो सकता है अनलेस कि कोई एडवाइजरी बोर्ड का रिपोर्ट जिसमें कि सफिशिएंट कारण गिनाए गए हों कि भाई एक्सटेंशन चाहिए डिटेंशन का, तभी ये हो सकता है। और वो जो एडवाइजरी बोर्ड होगी उसमें कौन कौन होंगे, उसमें होंगे जजेस ऑफ हाई कोर्ट। दूसरा है कि जो ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन जो है वो कम्युनिकेट किया जाना चाहिए डिटेन्यू को जिसका डिटेंशन हुआ है। और यदि कोई ऐसा फैक्ट्स है जो कि पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट है तो उसको नहीं डिस्क्लोज किया जाना चाहिए। और तीसरा है कि जो डिटेन्यू है उसको एक अपॉर्चुनिटी देना चाहिए कि वो इस डिटेंशन ऑर्डर के अगेंस्ट अपने आप को रिप्रेजेंट कर सके। आर्टिकल 22 ऑथोराइज करता है पार्लियामेंट को नंबर वन कि वो कौन कौन से सर्कमस्टेंसेस हैं या वो कौन कौन से केसेस के क्लास हैं, कौन कौन से केसेस के प्रकार हैं जिसमें कि डिटेंशन
जो है वो 3 महीने से ज़्यादा किया जा सकता है अंडर प्रिवेंटिव लॉ डिटेंशन, और जिसमें हमें एडवाइजरी बोर्ड की जो है ओपिनियन की ज़रूरत ना हो। तो ये ऑथोराइज कर देता है पार्लियामेंट को कि वो इस पर डिसाइड कर सकती है। दूसरा है कि जो डिटेंशन का जो मैक्सिमम पीरियड है अंडर प्रिवेंटिव लॉ डिटेंशन लॉ, वो क्या होगा, ये भी पार्लियामेंट डिसाइड कर सकती है, प्रेस्क्राइब कर सकती है। और तीसरा है कि जो एडवाइजरी बोर्ड होगा, जो इंक्वायरी करेगी, वो किन किन प्रोसीजर को फॉलो करेगी, ये भी पार्लियामेंट प्रेस्क्राइब करने के लिए ऑथराइज्ड है। आर्टिकल जो अमेंडमेंट है 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978, इसके द्वारा जो है जो डिटेंशन पीरियड है उसको रिड्यूस कर दिया गया है फ्रॉम 3 to 2 months विदाउट, इसमें कि हमें एडवाइजरी बोर्ड के ओपिनियन की जरूरत नहीं है, विदाउट ऑब्टेनिंग द ओपिनियन ऑफ एन एडवाइजरी बोर्ड। लेकिन ये प्रोविज़न जो है ना, ये अभी लागू नहीं है, नॉट येट बीन ब्रॉट इनटू फोर्स। तो इसलिए ओरिजिनल पीरियड ऑफ डिटेंशन जो 3 महीने का था वो अभी भी वही बरकरार है, स्टिल कंटिन्यूस। संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में जो लेजिस्लेटिव पावर है, कानून बनाने का जो पावर है, वो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के बीच में जो है डिवाइड किया गया है विथ रिगार्ड टू प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो पार्लियामेंट जो है उसको एक्सक्लूसिव अथॉरिटी है कोई कानून बनाने के लिए विथ रिगार्ड टू प्रिवेंटिव डिटेंशन, यदि वो केस कनेक्टेड है विथ डिफेंस, ठीक है, देश की सुरक्षा, फॉरेन अफेयर्स एंड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। तो एज ए होल इंडिया से रिलेटेड कोई, कंट्री से रिलेटेड कोई केस है ना, जैसे कि डिफेंस हुआ, फॉरेन अफेयर्स एंड सिक्योरिटी, तो उसमें पार्लियामेंट को ही सिर्फ अधिकार है, एक्सक्लूसिव अथॉरिटी है टू मेक लॉ ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन। लेकिन यदि किसी राज्य के सिक्योरिटी का मामला हो, या पब्लिक ऑर्डर के मेंटेनेंस का मामला हो, या फिर सप्लाई और सर्विस ऑफ एसेंशियल थिंग्स टू द कम्युनिटी, उसको मेंटेन करने का मामला हो, तो इसमें पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों साथ साथ कानून बना सकते हैं, एक साथ बना सकते हैं, दोनों का अधिकार है। और ऐसा होता है कि जब एक ही टॉपिक पे, एक ही फील्ड में कंकरेंटली स्टेट और पार्लियामेंट दोनों कानून बनाते हैं, तो पार्लियामेंट का जो कानून होता है ना, वो प्रिवेल करता है। अब अभी तक के कुछ प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज जो पार्लियामेंट ने बनाया है, उसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 पहला, जो कि 1965 69 में जाके एक्सपायर कर गया ये कानून। उसके बाद आया मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट मिशा 1971, इसको रिपील कर लिया गया, वापस ले लिया गया 1978 में। उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज़ एक्ट कोपे कोफे पोशा 1974। उसके बाद है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट NSSA 1980। फिर है प्रिवेंशन ऑफ ब्लैक मार्केटिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ सप्लाईज ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट PBM सेका 1980। इसी तरह टाडा सुने होंगे, टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट टाडा 1985, इसको फिर 1985 में था और रिपील कर लिया गया 1985 में, 10 साल बाद टाडा को हटा दिया गया। उसके बाद है आपका प्रिवेंशन ऑफ इलिसिट ट्रैफिक इन नारकोटिक्स ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1988। पोटा पोटा कानून भी आप सुने होंगे, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002, इसको जाके फिर 2004 में रिपील कर लिया गया। तो तो वर्ल्ड में किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में जो है प्रिवेंटिव डिटेंशन को कॉन्स्टिट्यूशन का इंटीग्रल पार्ट नहीं बनाया गया है, ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ इंडिया में प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक इंटीग्रल पार्ट है। अमेरिका में तो ये अननोन है, कोई नहीं जानता, ठीक है। और ब्रिटेन में ये फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे लाया गया था। और इंडिया में जो था वो प्रिवेंटिव डिटेंशन ब्रिटिश रूल से चला आ रहा है, ठीक है, उस समय से चला आ रहा है, जैसे कि बंगाल स्टेट प्रिजनर्स रेगुलेशन ऑफ 1818, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1939, ठीक है, ये सब प्रोवाइड करता था प्रिवेंटिव डिटेंशन को। अब है हमारा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। इसमें पहला है आर्टिकल 23, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर। तो आर्टिकल 23 हमारा जो है वो प्रोहिबिट करता है मानव तस्करी, ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स। दूसरा है बेगार, बेगार मतलब बेगाड़ी जो होती है उसका मतलब होता है फोर्स्ड लेबर, बंधुआ मजदूरी, ठीक है। और ये एक पनिशेबल ऑफेंस है, यदि कोई इसका उल्लंघन करता है तो उसको सज़ा मिलेगी। और ये सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन्स दोनों के लिए उपलब्ध है। और ये स्टेट और इंडिविजुअल एंड प्राइवेट पर्सन्स, ठीक है,
स्टेट के लिए भी है, इसके अगेंस्ट भी है ये अवेलेबल, और अगेंस्ट प्राइवेट पर्सन्स भी है। तो दोनों से ये एक इंडिविजुअल को प्रोटेक्शन देता है। अब ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स, इसका मतलब क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ आता है। यदि मेन वीमेन और चिल्ड्रेन को गुड्स की तरह सेल करना, बाय करना, दोनों आता है ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स के अंतर्गत। या फिर वीमेन और चिल्ड्रेन को इमोरल एक्टिविटीज़ के कारण ट्रैफिकिंग करना, जैसे कि वीमेंस के केस में हो गया प्रोस्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये हो गया, ये भी आता है इसके अंतर्गत। तीसरा है देवादासीज, मतलब भगवान के नाम पे महिलाओं का शोषण करना, देवदासी जिसको कहते हैं। चौथा है स्लेवरी, स्लेवरी मतलब गुलामी, कोई किसी का पहले गुलाम होते थे ना, उस तरह से अब स्लेवरी जो है वो ये पनिशेबल ऑफेंस है। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ आए ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स के अंतर्गत। तो इसके लिए पार्लियामेंट ने इन सबको पनिश करने के लिए पार्लियामेंट ने जो कानून बनाया, इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956। बेगर सिस्टम जो होता है, इसका मतलब क्या होता है। बेगर मतलब होता है कि आपको वर्क तो कंपलसरीली करना है, लेकिन आपको उसका मेहनताना नहीं मिलेगा, विदाउट रेमुनरेशन। ठीक है, पहले क्या होता था, पहले इंडियन सिस्टम में जो लोकल जमींदार थे, वो अपने टेनेंट्स को फोर्स करते थे कि आप सर्विस दो और हम आपको पेमेंट नहीं करेंगे, इस तरह का सिस्टम था। तो आर्टिकल 23 में एक जो है ये भी कहा गया है कि सिमिलर फॉर्म्स ऑफ बॉन्डेड लेबर, इसको भी प्रोहिबिट किया गया है। ठीक है, तो जैसे कि बॉन्डेड लेबर, फोर्स्ड लेबर का एक दूसरा फॉर्म हुआ बॉन्डेड लेबर। ठीक है, बंधुआ मजदूरी। तो फोर्स्ड लेबर का मतलब ये होता है कि आप किसी को पर्सन को कंपेल करते हैं, उसके विल के अगेंस्ट, उसको काम करने की इच्छा नहीं है लेकिन आप उसको कंपेल करके काम करवा रहे हैं, तो वो कहा जाएगा फोर्स्ड लेबर। फोर्स मतलब ये नहीं कि आप फिजिकली या लीगली उसको फोर्स डाल रहे हो। यदि फोर्स का मतलब ये भी होता है कि इकोनॉमिकली आप उसको फोर्स कर रहे हो, जैसे कि आप उसको उसके काम का कम मेहनताना दे रहे हो, उनको कम डेली का जो वेज होता है वो आप उसको जितना वो काम कर रहा है उसके हिसाब से कम दे रहे हो। ठीक है, तो ये भी हुआ, इकोनॉमिक सर्कमस्टेंसेस के थ्रू आप उसको फोर्स कर रहे हो कि आप कम में काम करो। तो बॉन्डेड लेबर के रिगार्डिंग जो है बहुत सारे कानून आए, जैसे बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबोलिशन एक्ट 1976, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970, इक्वल रेमुनरेशन एक्ट 1976। अब हर जगह एक्सेप्शन होता है, तो आर्टिकल 23 का भी एक्सेप्शन है इस प्रोविज़न के संदर्भ में। जैसे स्टेट इम्पोज कर सकता है कंपलसरी सर्विस फॉर पब्लिक पर्पस। ठीक है, जैसे मिलिट्री सर्विस हो गया, ये कंपलसरी सर्विस है, सोशल सर्विस। ठीक है, और स्टेट उसके लिए बाउंड नहीं होगा कि आपको कुछ पे करे। ठीक है, तो स्टेट को ये है अधिकार, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए करा सकती है। और स्टेट को ये परमिशन नहीं है कि वो किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन करे इस सुविधा को लेने में, जैसे कि एक पर्टिकुलर रिलीजन वाले कोई फोर्स करे कि आप ही लोग करो, या पर्टिकुलर रेस, कास्ट या क्लास के आधार पे आप वो स्टेट डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती है ये कंपलसरी सर्विस लेने में। ठीक है, अब देखते हैं आर्टिकल 24, इसमें है प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एक्सेट्रा। तो आर्टिकल 24 प्रोहिबिट करता है कि आप, कोई चिल्ड्रन है उसका एज है 14 साल से कम, तो उसका आप एम्प्लॉयमेंट उसको नहीं लगा सकते हैं किसी फैक्ट्री में, माइंस में, या ऐसे एक्टिविटीज़ में जो उसके लिए हैजार्डस हो। ठीक है, जैसे कि कंस्ट्रक्शन वर्क हो गया, रेलवे हो गया, ये सब हैजार्डस है। लेकिन साथ ही साथ ये प्रोहिबिट नहीं करता है उनके एम्प्लॉयमेंट कोई हार्मलेस या इनोसेंट वर्क में, वहाँ आप इनसे काम, हम लोग काम ले सकते हैं, लगा सकते हैं, काम कर सकते हैं। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट लॉ जो आया डायरेक्शन वो था चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन रेगुलेशन एक्ट 1986। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 1938, फैक्ट्रीज एक्ट 1948, बहुत सारे कानून आए, माइंस एक्ट 1952, मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1958, प्लांटेशन लेबर एक्ट 1951, मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स एक्ट 1951, अप्रेंटिसेस एक्ट 1961, बीरियन सिगार वर्कर्स एक्ट 1966 और हजार्डस एक्टिविटीज़। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें था चाइल्ड लेबर प्रोविजन रेगुलेशन एक्ट 1986। 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस दिए कि भाई एक इन चिल्ड्रन के लिए एक चाइल्ड लेबर रिहेबिलिटेशन वेलफेयर फंड की स्थापना की जाए, और कोई एम्प्लॉयर है यदि वो इसका उल्लंघन करता है, जो चिल्ड्रन के रिगार्डिंग जो एक्ट है, तो उसको जमा करना होगा 20,000 रुपये प्रति चिल्ड्रन, प्रति चाइल्ड, उसको जितने को उन्होंने एम्प्लॉय किया है उसको प्रति बच्चे जो है 20,000 रुपये का फाइन जमा कराना पड़ेगा।
ठीक है। और उन्होंने और भी डायरेक्शन दिए कि भाई इनके एजुकेशन, हेल्थ और न्यूट्रिशन के लिए जो है इम्प्रूवमेंट्स किए जाएँ। तो 2005 में एक कमीशंस फॉर प्रोटेक्शन एंड चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005 ये इस्टेब्लिश किया गया, इनेक्ट किया गया। और नेशनल कमीशन और स्टेट कमीशन इस्टेब्लिश किए गए। ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स और बच्चों के लिए अलग से चिल्ड्रंस कोर्ट्स खोलने का इसमें प्रोविज़न है, कि जिससे कि मतलब कि यदि कोई ऑफेंस है जो चिल्ड्रन के खिलाफ है या कोई वायलेशन है जो चाइल्ड राइट्स के खिलाफ है, तो उसका स्पीडी ट्रायल किया जा सके। तो 2006 में फिर गवर्नमेंट ने फिर बैन कर दिया चिल्ड्रन को किसी डोमेस्टिक सर्वेंट के तौर पर हम नहीं यूज़ कर सकते हैं। कोई बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स जैसे होटल व ढाबाज या फिर रेस्टोरेंट, शॉप, फैक्ट्री, रिजॉर्ट, स्पास, टी शॉप्स, ये सब यहाँ पर हमको वर्कर की तरह एम्प्लॉय नहीं कर सकते हैं। और चिल्ड्रन जो है जो 14 साल से कम उम्र है उनको एम्प्लॉय करना जो है वो ऑफेंस हो गया और लाइबल हो गया फॉर प्रोसिक्यूशन एंड पेनल एक्शन के लिए। अब देखते हैं चाइल्ड लेबर अमेंडमेंट 2016। 2016 में अमेंडमेंट किया गया चाइल्ड लेबर प्रोविजन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 का। ठीक है। और इसका नाम था चाइल्ड लेबर प्रोविजन एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2016। उसके बाद जो प्रिंसिपल एक्ट है उसका नाम बदल के चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर प्रोविजन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 कर दिया गया। प्रिंसिपल एक्ट का नाम जो है बदल दिया गया इस अमेंडमेंट के थ्रू। और क्या किया गया इस अमेंडमेंट एक्ट में, प्रोहिबिट कर दिया गया 14 साल से कम उम्र के बच्चों को आप किसी भी तरह के ऑक्यूपेशन या प्रोसेस में एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकते हैं। पहले ये एप्लीकेबल था सिर्फ 18 तरह के ऑक्यूपेशन और 65 तरह के प्रोसेसेस को। अब हो गया कि ऑल ऑक्यूपेशंस एंड प्रोसेसेस आर प्रोहिबिटेड। उसके बाद ये अमेंडमेंट एक्ट क्या करता है, ये एक और चीज़ प्रोहिबिट करता है कि एडोलेसेंट्स ऑफ एज 14 टू 18 ईयर्स, इनका एम्प्लॉयमेंट, अभी तो 14 साल के बिलो हमने देखा, अब 14 साल से 18 साल के बीच का क्या प्रावधान ये प्रोहिबिट करता है कि आप इनको किसी हैजार्डस ऑक्यूपेशन या प्रोसेसेस में नहीं एम्प्लॉय कर सकते हैं। ठीक है। और जो पनिशमेंट है उसको भी और सख्त किया गया। जैसे इम्प्रिजनमेंट हो सकता है आपको 6 महीने से 2 साल का। ठीक है। 6 महीने से बढ़ा के उसको 2 साल कर दिया गया। और फाइन जो है वो 20,000 से बढ़ाकर 50,000 कर दिया गया। या ये दोनों चीज़ आपको हो सकता है, दोनों तरह के पनिशमेंट आपको मिल सकते हैं। और यदि आप बार बार ऑफेंस करते हैं, रिपीटेड ऑफेंस, तो आपकी जो इम्प्रिजनमेंट है वो 1 साल से लेके 3 साल तक आपको बढ़ा दी जाएगी। अब देखते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इसमें आर्टिकल 25 हमें देता है फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड फ्री प्रोफेशनल प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन। ठीक है। तो आर्टिकल 25 कहता है कि सभी व्यक्ति को बराबर अधिकार है टू फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस, सही और गलत चूज करने का, सूझबूझ का। ठीक है। और दूसरा है कि हमें ये अधिकार देता है कि हम फ्रीली किसी भी रिलीजन को प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट कर सकते हैं। ठीक है। तो पहला देख लेते हैं फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस। तो कोई भी इंडिविजुअल अपने अंदरूनी आज़ादी के हिसाब से किसी भी मतलब गॉड या क्रिएचर के साथ अपना रिलेशन बना सकता है इन वाट एवर वे ही डिजायर्स। मतलब वो गॉड या किसी भी क्रिएचर की पूजा कर सकता है, वर्शिप कर सकता है, या उसके साथ रिलेशन स्टेब्लिश कर सकता है जैसे उसको चाहिए, इन वाट एवर वे ही डिजायर्स, उसकी आज़ादी है। दूसरा है राइट टू प्रोफेस। मतलब है कि आप आ, किसी भी धर्म के का जो बिलीफ है, उसकी मान्यता है या उसका विश्वास, फेथ, रिलीजियस, वो आप ओपनली और फ्रीली डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है। तीसरा है राइट टू प्रैक्टिस। अब आप आ, अपने आपको अधिकार है कि आप रिलीजियस वर्शिप कर सकते हैं, रिलीजियस रिचुअल्स, सेरेमनीज, ये सब ओपनली फ्रीली परफॉर्म कर सकते हैं और अपने बिलीफ्स और आइडियाज़ को का प्रदर्शन, एग्जीबिशन कर सकते हैं आप। दैट इज़ राइट टू प्रैक्टिस। चौथा है राइट टू प्रोपागेट। मीन्स आप अपने रिलीजियस बिलीफ्स को एक दूसरे के साथ ट्रांसमिट और प्रोपोगेट कर सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं उसका। ठीक है। और इसके दौरान या इसके तहत आपको किसी को फोर्सफुली आप कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं अपने खुद के रिलीजन में, क्योंकि फोर्सफुली जो कन्वर्सन्स होते हैं वो ठेस पहुंचाते हैं, जो फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस वाला जो पार्ट है उसको ये चोट पहुंचाता है, जो सभी को मिला हुआ है, गारंटीड है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन।
ठीक है, तो आर्टिकल 25 रिलीजियस बिलीफ्स को, जिसको डॉक्ट्राइन्स कह सकते हैं, इसको कवर करता है। रिलीजियस प्रैक्टिसेस यानी रिचुअल्स को भी कवर करता है, और ये सभी के लिए उपलब्ध है, सिटीजन्स एज वेल एज नॉन सिटीजन्स के लिए। लेकिन कुछ इस पे रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं, है ना, जैसे कि पब्लिक ऑर्डर मेंटेनेंस में यदि कोई दिक्कत आती है तो रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। मोरालिटी, हेल्थ और कुछ अदर प्रोविजंस जो रिलेट करते हैं फंडामेंटल राइट से, तो उनके प्रति इसको रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। ठीक है, अब है कि स्टेट को इसके रिगार्डिंग क्या क्या परमिशंस हैं। तो स्टेट रेगुलेट कर सकता है और रिस्ट्रिक्ट भी कर सकता है। ठीक है, किसी रिलीजियस प्रैक्टिस से एसोसिएटेड इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल या अदर सेकुलर एक्टिविटीज़, उसको रेगुलेशन करने का और रेस्ट्रिक्ट करने का दोनों पावर है स्टेट के पास। दूसरा है कि स्टेट को आगे आके सोशल वेलफेयर और रिफॉर्म के लिए काम करना है। ठीक है, जैसे कि जैसे हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं जो पब्लिक कैरेक्टर के हैं, मतलब फॉर पब्लिक पर्पस हैं, तो उसको हिंदू सेक्शन, सभी सेक्शन और क्लासेस के लिए ओपन करना जो है, यह एक तरह से हो गया सोशल वेलफेयर एंड रिफॉर्म। ठीक है, और आर्टिकल 25 में दो तरह के एक्सप्लेनेशंस भी दिए हुए हैं, जैसे कि वियरिंग ऑफ कैरिंग ऑफ कृपान्स, सिख रिलीजन में जो है कृपान वो लोग रखते हैं, तो उसको ये ना देखा जाए कि दे आर आर्म्ड, है ना, आर्म्स की तरह ना देखा जाए। ठीक है, दे बिलोंग टू देयर प्रोफेशन ऑफ द सिख रिलीजन, तो ये अलाउड है। और दूसरा है कि हिंदूज, मतलब है कि हिंदूज कहने का मतलब है कि इसमें सभी लोग आते हैं, सिख्स, जैन्स एंड बुद्धिस्ट। जहाँ भी हिंदूज बोला जाएगा तो ये तीनों भी इंक्लूडिंग हिंदू, सिख, जैन एंड बुद्धिस्ट, सबको इस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाएगा। चलिए अब देखते हैं फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। आर्टिकल 26 हमें अधिकार देता है कि सभी रिलीजियस डोमिनेशंस, ठीक है, या इसके कोई भी सेक्शंस को ये अधिकार मिलता है कि वो इस्टेब्लिश कर सकते हैं और मेंटेन कर सकते हैं इंस्टीट्यूशंस फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस, और उनको अधिकार है कि वो अपने रिलीजन के मैटर्स, ठीक है, उनको अपने तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तीसरा है कि वो ओन कर सकते हैं, रख सकते हैं या ले सकते हैं, एक्वायर कर सकते हैं मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, फॉर रिलीजियस पर्पस। और वो इन सब प्रॉपर्टीज जो जो लिए हुए हैं, ओन है, ओन्ड और एक्वायर्ड प्रॉपर्टीज हैं, उनको एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं इन अकॉर्डिंग्स विद द लॉ के हिसाब से ही करना है उनको। तो 25th आर्टिकल जो है ना, आर्टिकल 25 वो तो गारंटी करता है राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स, जबकि आर्टिकल 26 जो भी हम पढ़ रहे हैं ये गारंटी देता है राइट्स ऑफ रिलीजियस डोमिनेशंस और देयर सेक्शंस को। ठीक है, एज ए होल। तो आर्टिकल 26 प्रोटेक्ट करता है फ्रीडम ऑफ रिलीजन इन ए कलेक्टिव वे, मतलब सब एक साथ, एक तौर पे, एक जैसा, है ना। तो आर्टिकल 26 जो है ये सब्जेक्टेड है टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ, मतलब इस तीन ग्राउंड्स पर इस पे रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। लेकिन आर्टिकल 25 से विपरीत ये और किसी प्रोविजंस के प्रति सब्जेक्टेड नहीं है जो फंडामेंटल राइट्स को रिलेट कर रहे हो। 25th अदर प्रोविजंस के लिए भी सब्जेक्टेड है, इन आर्टिकल 26 नॉट सब्जेक्ट टू अदर प्रोविजंस रिलेटिंग टू द फंडामेंटल राइट्स। ये डिफरेंस है दोनों में। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो रिलीजियस डोमिनेशंस होंगे जिनको ये राइट्स मिलेंगे, वो तीन कंडीशन उनको सेटिस्फाई करना है। क्या क्या? पहला है कि वो होना चाहिए एक कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स, है ना, इंडिविजुअल्स का एक समूह जिनका अपना एक सिस्टम ऑफ बिलीफ होगा, जिसको डॉक्ट्राइन कहेंगे। और ये होना चाहिए, ये सिस्टम जो होना चाहिए बिलीफ का, वो उनके स्पिरिचुअल वेलबींग के लिए जो है सहायक होना चाहिए। दूसरा है कि इनका एक अपना एक कॉमन ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। और तीसरा है कि इनका जो नेम होना चाहिए वो डिस्टिंक्ट होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए, जो एक दूसरे से अलग हो, है ना, सिमिलर नहीं। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने इन्हीं गाइडलाइंस के अंतर्गत कहा है कि जैसे रामकृष्ण मिशन, आनंद मार्ग, ये सब क्या हुए, ये सब हुए रिलीजियस डोमिनेशंस जो हिंदू रिलीजन में एग्जिस्ट करते हैं। उसी तरह से ऑरबिंदो सोसाइटी जो है वो रिलीजियस डोमिनेशन को फुलफिल नहीं करता है, तो वो रिलीजियस डोमिनेशन नहीं कहलाएगा। अब देखते हैं आर्टिकल 27, फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ ए रिलीजन। तो आर्टिकल 27 ये कहता है कि किसी भी पर्सन को कंपेल नहीं किया जा सकता कि आप किसी तरह का टैक्स पे करिए फॉर द प्रमोशन और मेंटेनेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन और रिलीजियस डोमिनेशन।
किसी के प्रमोशन या मेंटेनेंस, किसी पर्टिकुलर रिलीजन या रिलीजियस डोमिनेशन के प्रमोशन या मेंटेनेंस के लिए किसी को पर्सन को भी को बाध्य नहीं किया जा सकता टू पे एनी टैक्सेस। ठीक है, दूसरे शब्दों में क्या कहेंगे कि स्टेट जो है किसी पर्टिकुलर रिलीजन के प्रमोशन या मेंटेनेंस के लिए जो है पब्लिक मनी दैट इज कलेक्टेड बाय द वे ऑफ टैक्स वो खर्च नहीं करेगी पर्टिकुलर किसी रिलीजन के लिए। ये स्टेट को प्रोहिबिट करता है कि आप किसी एक रिलीजन को दूसरे रिलीजन के हिसाब से आप फेवर नहीं कर सकते, पैट्रोनाइज नहीं कर सकते या सपोर्ट नहीं कर सकते। इसका मतलब ये भी कहा जा सकता है कि टैक्स जो है वो आप किसी पर्टिकुलर रिलीजन के लिए खर्च नहीं कर सकते हैं फॉर प्रमोशन एंड मेंटेनेंस, लेकिन टैक्स को सभी रिलीजन्स के प्रमोशन और मेंटेनेंस के लिए खर्च किया जा सकता है। ठीक है, तो ये प्रोविज़न टैक्स लेने के लिए तो प्रोहिबिट करता है, लेकिन फ़ी लेने के लिए प्रोहिबिट नहीं करता है। तो फ़ी का पर्पस क्या होगा? फ़ी लेने का पर्पस क्या हो सकता है? फ़ी लेने का पर्पस होगा कि सेकुलर एडमिनिस्ट्रेशन जो है रिलीजियस इंस्टीट्यूशन का, उसको कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, और दूसरा है कि रिलीजन को मेंटेन करने के लिए या प्रमोट करने के लिए फीस नहीं लिया जा सकता है, सिर्फ सेकुलर एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करने के लिए लिया जा सकता है। और किस लिए लिया जा सकता है? फीस लिया जा सकता है, मान के चलिए कोई स्पेशल सर्विस प्रोवाइड करने के लिए फॉर ऑल, या सेफ्टी मेजर्स प्रोवाइड करने के लिए, उसके लिए फीस लेना ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, या फिर कोई रेगुलेशंस करने में, रेगुलेट करने में जो एक्सपेंडिचर्स आते हैं उसको पूरा करने के लिए फीस लिया जा सकता है। ठीक है, अब आता है आर्टिकल 28, फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस। तो आर्टिकल 28 ये कहता है कि मान लीजिए कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जो पूरी तरह से होली जो है स्टेट फंड के द्वारा मेंटेन की जा रही है, तो वहाँ पर कोई रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए जा सकते। ठीक है, लेकिन मान लीजिए कोई इंस्टीट्यूशन है जिसको स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन उसका संभाल रही है, लेकिन उसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ है वो एंडोमेंट और ट्रस्ट के अकॉर्डिंग हुआ है, चंदे से या फिर ट्रस्ट के हिसाब से। तो वहाँ पर मान लीजिए रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस इम्पार्ट करना उसको वहाँ की ज़रूरत है, तो वहाँ पर ये लागू नहीं होगा, वहाँ पर रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस देने की छूट है। लेकिन यदि स्टेट फंड्स के द्वारा मेंटेन्ड हो रही है तो वहाँ पे आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं दे सकते हैं। ठीक है, और कोई भी पर्सन, ठीक है, वो अटेंड कर रहा है मान के चलिए एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जिसको मान्यता प्राप्त है स्टेट से, या जिसको स्टेट फंड से कुछ उसको हिस्सा मिल रहा है मेंटेन करने के लिए, तो उनको कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन या वर्शिप उस इंस्टीट्यूशन में यदि होता है तो उसको अटेंड करने के लिए दे आर नॉट बाउंडेड, या उनको अपनी मर्जी के अगेंस्ट उसको अटेंड नहीं कराया सकता है ना, दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू अटेंड विदाउट हिज कंसेंट। ठीक है, अब माइनर के केसेस में क्या होगा कि उन कंसेंट किससे लिया जाएगा? कंसेंट लिया जाएगा गार्जियन से, वहाँ उनको गार्जियन का कंसेंट जरूरी पड़ जाएगा। ठीक है, तो आर्टिकल 28 जो है वो चार तरह के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के बीच अंतर को स्पष्ट करती है। पहला है जो स्टेट के द्वारा पूरी तरह से होली मेंटेन्ड है बाय द स्टेट, एक इस तरह का हो गया। दूसरा है कि मान के चलिए उसका एडमिनिस्ट्रेशन स्टेट के द्वारा हो रहा है लेकिन स्टेब्लिशमेंट वो एंडोमेंट और ट्रस्ट से। तीसरा टाइप का हो गया कि जिसको स्टेट से मान्यता प्राप्त है, रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट। और चौथा हो गया कि जिसको कुछ एड मिल रहा है ना, फ्रॉम द स्टेट। अब पहले टाइप का जो है जो होली मेंटेन बाय स्टेट है, तो उसमें तो कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड है रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। दूसरे टाइप का जिसका एडमिनिस्टर्ड बाय स्टेट एंड स्टेब्लिश्ड अंडर एंडोमेंट ऑफ ट्रस्ट, उसमें रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस परमिटेड है। और तीसरा और चौथा मतलब रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट एंड रिसीविंग एड फ्रॉम द स्टेट, वहाँ पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शन परमिटेड है लेकिन स्वेच्छा से, वॉलंटरी बेसिस पे। अब देखते हैं प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़। आर्टिकल 29 कहता है कि एक सेक्शन ऑफ सिटीजन्स, मतलब कोई भी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स रह सकता है इंडिया के किसी भी हिस्से में, है ना, और उसका एक डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट या कल्चर हो अपना, तो उसे अधिकार है कि वो इसे कंजर्व कर सकता है, संरक्षित कर सकता है। ठीक है, और कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो कि स्टेट के द्वारा मेंटेन्ड है या स्टेट से उसे फंड मिल रहा है, फंड आउट ऑफ द स्टेट फंड्स, तो उसमें वह वहाँ पर किसी भी सिटीजन को डिनाइड नहीं किया जा सकता है एडमिशन, मतलब प्रवेश। किस ग्राउंड्स पे? ग्राउंड्स ओनली ऑफ
रिलीजन, रेस, कास्ट और लैंग्वेज। पहला प्रोविज़न जो है वो प्रोटेक्ट कर रहा है राइट ऑफ ए ग्रुप, एक ग्रुप का अधिकार। और सेकंड जो प्रोविज़न है वो प्रोटेक्ट कर रहा है, गारंटी दे रहा है द राइट ऑफ ए सिटीजन, मतलब एक नागरिक होने के तौर पे जो अधिकार मिलता है वो गारंटी दे रहा है, एज एन इंडिविजुअल गारंटेड मिल रहा है, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करता हो। ठीक है, तो आगे देखते हैं। आर्टिकल 29 प्रोटेक्शन देता है बोथ रिलीजियस माइनॉरिटी एज वेल एज लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसका जो स्कोप है इस आर्टिकल का, आर्टिकल 29 का, ये सिर्फ माइनॉरिटी तक ही सीमित नहीं है। जरूरी नहीं है कि माइनॉरिटी के लिए ही हो, है ना, बट इसका स्कोप थोड़ा बड़ा है, क्योंकि इसमें जो वर्ड है यूज किया गया है सेक्शन ऑफ सिटीजन्स। सेक्शन ऑफ सिटीजन्स मतलब इंक्लूड करता है ये माइनॉरिटी एज वेल एज मेजोरिटी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राइट टू कंजर्व द लैंग्वेज, है ना, इसके लिए इसमें इंक्लूड है कि किसी भाषा के प्रोटेक्शन के लिए, किसी भाषा को बचाने के लिए राइट टू एजिटेट इसमें इंक्लूडेड है। मतलब आप आंदोलन कर सकते हैं, यदि आप कोई भाषा है आपकी उसको बचाना चाहते हैं तो उसके प्रति आप आंदोलन कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि जो पॉलिटिकल जो भाषण दिए जाते हैं, प्रॉमिस किए जाते हैं कि हम भाषा को बचाएंगे, कंजर्वेशन ऑफ द लैंग्वेज, तो वहाँ पे करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व होने से ये बचाया जा सकता है। इस तरह से आंदोलन होगा तो करप्ट प्रैक्टिस में इन्वॉल्व नहीं होंगे। ठीक है, अंडर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। अब देखते हैं राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू स्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। आर्टिकल 30 ग्रांट करता है राइट्स टू माइनॉरिटीज, ठीक है, चाहे वो रिलीजियस हो या लिंग्विस्टिक हो। तो सारे माइनॉरिटीज़ को क्या रहेगा, राइट रहेगा कि वो स्टेब्लिश कर सकते हैं, एडमिनिस्टर कर सकते हैं। उनको अधिकार है कि वो अपने चॉइस के हिसाब से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस स्टेब्लिश और एडमिनिस्टर कर सकते हैं। अब है कि मान लीजिए कि स्टेट के द्वारा जो कोई कंपलसरी एक्विजिशन है किसी प्रॉपर्टी का जो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस से बिलोंग करता है, और उसके लिए स्टेट जो है कंपनसेशन अमाउंट फिक्स्ड है बाय द स्टेट। तो इस केस में जो है ये चीज़, जो अधिकार मिला हुआ है हमको माइनॉरिटीज़ को, उसको ये चीज़ रेस्ट्रिक्ट या एब्रोगेट नहीं करेगी। कंपनसेशन, कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी ऑफ ए माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ये चीज़ उनके राइट को किसी भी तरह से रेस्ट्रिक्ट या एब्रोगेट नहीं करेगी। तो ये चीज़, ये प्रोविज़न डाला गया है 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 के द्वारा, टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ द माइनॉरिटीज़। ठीक है, और इसी के द्वारा डिलीट भी किया गया है राइट टू प्रॉपर्टी एज द फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 31। अब मानिए कि स्टेट के द्वारा कोई मदद राशि मतलब दी जानी है, तो स्टेट जो है डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा उसको अगेंस्ट एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, जो मैनेज किया जा रहा है बाय द माइनॉरिटी। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए स्टेट के द्वारा। तो जो प्रोटेक्शन मिला हुआ है आर्टिकल 30 के द्वारा, ये कन्फाइंड है ओनली टू माइनॉरिटीज़, दैट इज़ रिलीजियस माइनॉरिटीज़ एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। और ये अदर जो सेक्शंस ऑफ सोसाइटी सिटीजन्स हैं उसको एक्सटेंड नहीं करता है, इट इज़ नॉट, उनके लिए नहीं है, डज नॉट एक्सटेंड टू एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स। जैसा कि आर्टिकल 29 सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जरूरी नहीं है कि माइनॉरिटी हो, मेजोरिटी भी हो तो भी कर सकता है। तो यहाँ पे सिर्फ माइनॉरिटी की बात है और अदर सेक्शन ऑफ सिटीजन्स की बात नहीं हो रही, जैसा कि 29 में किया गया था। आर्टिकल 30 इस तरह से डिफरेंट है। और माइनॉरिटी वर्ड को पूरे संविधान में कहीं भी डिफाइंड नहीं किया गया किसको आप माइनॉरिटी कहेंगे, ये आता है माइनॉरिटी में, ये नहीं आता, ये किसी को डेफिनेशन नहीं दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन। तो आर्टिकल 30 जो है इसमें ये भी इंक्लूडेड है कि माइनॉरिटी को अधिकार है कि वो अपने बच्चों को अपने लैंग्वेज में एजुकेशन इम्पार्ट कर सकती है, प्रदान कर सकती है इन देयर ओन लैंग्वेज। ठीक है, तो माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस 3 टाइप के हुए। एक हुआ जो जिसको मान्यता भी स्टेट से प्राप्त है और जिसको मदद भी स्टेट से मिल रहा है। दूसरा हो गया कि जिसको सिर्फ स्टेट से मान्यता प्राप्त है लेकिन स्टेट से कोई मदद नहीं मिल रहा है। और तीसरा हो गया कि जिसको ना तो मान्यता प्राप्त है ना ही मदद मिल रहा है स्टेट से। 3 तरह के हो गए। तो पहला 2 कैटेगरी जो है, फर्स्ट एंड सेकेंड टाइप, इसमें स्टेट के पास रेगुलेटरी पावर होता है रिगार्डिंग सिलेबस, प्रिस्क्रिप्शन, एकेडमिक स्टैंडर्ड, डिसिप्लिन, सैनिटेशन, एम्प्लॉयमेंट ऑफ टीचिंग स्टाफ। स्टेट को पावर है, वो रेगुलेट कर सकती है आपके इसको।
तीसरा होता है, जो तीसरा कैटेगरी है जिसमें कि ना रिकॉग्निशन है ना एड मिल रहा है फ्रॉम द स्टेट, तो उसमें वे लोग, उस तरह के इंस्टीट्यूट जो है एजुकेशनल माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, वो फ्री हैं एडमिनिस्टर करने के लिए अपने अफेयर्स को। सिर्फ उनको किस चीज़ का अंतर्गत वो आते हैं, जनरल लॉज के अंतर्गत, कॉन्ट्रैक्ट लॉज, लेबर लॉज, इंडस्ट्रियल लॉ, टैक्स लॉ, इकोनॉमिक रेगुलेशंस एंड सो ऑन। ठीक है। एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, सेक्रेटरी ऑफ मलंकाड़ा सीरियन कैथोलिक कॉलेज केस 2007। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने समराइज किया था कि क्या वो जनरल सिद्धांत होंगे जिस पर इस्टेब्लिश और एडमिनिस्टर किया जाएगा माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को। तो इस तरह से समराइज किया गया है। तो देखिए, ये अधिकार मिलते हैं एज राइट ऑफ माइनॉरिटीज़, ठीक है, टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस अपने चॉइस का। वो अपना गवर्निंग बॉडी चूज़ कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें उनको विश्वास हो, कॉन्फिडेंस हो, है ना। एज द फाउंडर्स जो है इंस्टीट्यूशन पे, उनको फेथ एंड कॉन्फिडेंस होना चाहिए गवर्निंग बॉडी में, जो इसको कंडक्ट और मैनेज कर सके अफेयर्स जो है इंस्टीट्यूशन के, वो चूज़ करने के लिए फ्री है। दूसरा है कि टीचर स्टाफ का अपॉइंटमेंट कर सकते हैं, टीचर्स, लेक्चरर्स, हेड मास्टर्स, प्रिंसिपल्स का अपॉइंटमेंट कर सकते हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ का अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। और यदि कोई एम्प्लॉई उनका ड्यूटी नहीं कर रहा है या ड्यूटी में कोई कोताही बरत रहा है, तो वो उनके अगेंस्ट उनको अधिकार है कि वो एक्शन ले सकते हैं। तीसरा है कि वो अपने चॉइस के हिसाब से एलिजिबल स्टूडेंट्स को का एडमिशन ले सकते हैं और अपने हिसाब से सेटअप कर सकते हैं रीजनेबल फी स्ट्रक्चर को वो, जो रीजनेबल होना चाहिए, वो सेटअप कर सकते हैं। और अपने प्रॉपर्टीज़ और एसेट्स को यूज़ कर सकते हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ द इंस्टीट्यूशन। ठीक है। अब जो राइट्स जो दिए गए हैं माइनॉरिटीज़ को अंडर आर्टिकल 30, ये क्यों दिए गए हैं? ताकि इंश्योर किया जा सके कि इक्वलिटी, इनको इक्वलिटी हो विद द मेजोरिटी के साथ, बराबरी के लिए। ठीक है। इसका इंटेंशन ये नहीं है कि माइनॉरिटीज़ को एक ज़्यादा एडवांटेजियस पोजीशन पे लाकर खड़ा कर दिया जाए, है ना, विद रिस्पेक्ट टू मेजोरिटी। और इसका रिवर्स भी सही नहीं है ना, कि कोई रिवर्स, इसका कोई डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं किया जा सकता है इन फेवर ऑफ माइनॉरिटीज, कि हम कुछ ऐसी चीज़ें बना लें कि जो मेजोरिटी के लिए हो, माइनॉरिटी के लिए नहीं हो, है ना, या माइनॉरिटी के लिए कानून अलग हो जाएगा, वैसा नहीं है। जैसे जनरल लॉज है लैंड का हमारे यहाँ का, जो नेशनल इंटरेस्ट है, जो नेशनल सिक्योरिटी के लॉज हैं, सोशल वेलफेयर, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी वाले, हेल्थ वाले, सैनिटेशन, टैक्सेशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो इसके ये जो जनरल लॉज ऑफ द लैंड हैं, वो सभी के लिए एप्लीकेबल है। और वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के लिए बराबर एप्लीकेबल है जैसे मेजोरिटी इंस्टीट्यूशन के लिए। अब राइट टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो है, ये अपने आप में एब्सोल्यूट नहीं है, और ना ही ये राइट देता है कि आप जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसको आप मेल एडमिनिस्टर करो। ठीक है। तो इसके लिए जो रेगुलेटरी मेजर्स हैं वो इंश्योर किए जा सकते हैं, जिस जो ज़रूरी है इसके स्टैंडर्ड और एकेडमिक एक्सीलेंस को मेंटेन करने के लिए। तो एडमिनिस्ट्रेशन पे चेक लगाना भी ज़रूरी हो जाता है, ताकि इंश्योर किया जा सके एडमिनिस्ट्रेशन एफिशिएंटली काम कर रहा है और इन ए साउंड मैनर काम कर रहा है, और जो एकेडमिक नीड्स है इंस्टीट्यूशन की, वो सारे सर्व हो रहे हैं, पूरे हो रहे हैं। तो रेगुलेशन जो स्टेट बनाती है ना, वो कंसर्न होता है उनका जनरली द वेलफेयर ऑफ द स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। ठीक है। वे रूपरेखा तैयार करते हैं कि क्या होगा, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी, क्वालिफिकेशंस क्या होगा फॉर अपॉइंटमेंट्स, या सर्विस कंडीशंस क्या होंगे ऑफ द एम्प्लॉयज़, बोथ टीचिंग एंड नॉन टीचिंग। ठीक है। और कुछ रेगुलेशंस बनाए जाते हैं ताकि एक्सप्लॉयटेशन और ऑपरेशन ऑफ द एम्प्लॉयज़ उसको प्रिवेंट किया जा सके, है ना। और रेगुलेशंस बनाए जाते हैं टू प्रिस्क्राइब सिलेबस एंड करिकुलम ऑफ स्टडी। तो ये किसी भी रेगुलेशंस जो है, ये किसी भी माइनर में जो उनको राइट मिला हुआ है अंडर आर्टिकल 31, उसको इंटरफेयर, किसी भी मामले में उसको इंटरफेयर करने के लिए नहीं होते हैं। अब बात आती है जिस जिस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को कोई सहायता राशि नहीं मिल रही, अनएडेड माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, तो उसको फ्रीडम है कि वो अपने किसी भी रेशनल प्रोसीजर के हिसाब से को अडॉप्ट कर सकती है और उसके हिसाब से अपने टीचर्स और लेक्चरर्स को अपॉइंट कर सकती है। वो उनका अपना दायरा होगा। ठीक है। तो जो सहायता राशि एड मिलता है बाय द स्टेट, तो
ये किसी भी मायने में माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के नेचर और कैरेक्टर को अल्टर नहीं करती है, चेंज नहीं करती है ना। तो जो कंडीशंस हैं इम्पोज्ड बाय द स्टेट, वो होते हैं ताकि प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो सके एड का, है ना। उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन के लिए ही कंडीशंस होते हैं, ठीक है। और वो कंडीशंस में खास करके ध्यान रखा जाता है कि उनका जो राइट है अंडर आर्टिकल 31, उसके तहत जो अधिकार मिला हुआ है वो डाइल्यूट नहीं हो, वो कहीं छिन्न भिन्न ना हो, अब्रीज नहीं हो। तो ये ध्यान रखते हुए ही कंडीशंस इम्पोज किए जाते हैं बाय द स्टेट।